गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग अपना इरिगेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिजर्वायर प्लानिंग। ठीक है। अब इरिगेशन में हमने ये पढ़ा है कि हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जाए। एंड पानी को स्टोर करने के बाद उस पर्टिकुलर पानी का हम लोग को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड जो भी सिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बट डैम का जो पानी है जहाँ पे आप पानी को स्टोर करोगे उसको हम बोलेंगे रिजर्वायर। तो याद रखना, जब भी आप डैम बनाओगे, जैसे ये डैम है, डैम के जस्ट पीछे जहां पे आपको पानी स्टोर करना है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसको हम क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम पोर्शन में आपका पानी स्टोर होता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। मतलब रिजर्वायर में पूरा का पूरा पानी स्टोर होगा। एंड ये रिजर्वायर का सिलेक्शन, इसका डिजाइन क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है आपके पानी के स्टोरेज के लिए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको रिजर्वायर प्लानिंग स्टडी करनी है कि रिजर्वायर की कैसे प्लानिंग करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी हम लोग यूटिलाइज कर सके फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड इरिगेशन पर्पस। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। नदी के अक्रॉस में हम लोग डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि एक आर्टिफिशियल लेक लेक बनाया जाए और रिजर्वायर बना जाए बिहाइंड इट। मतलब डैम के पीछे में एक आर्टिफिशियल लेक बन जाए जिसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। दे रिक्वायर वेरी केयरफुल प्लानिंग, डिजाइन एंड ऑपरेशन। इसके लिए आपको प्रॉपरली केयरफुली डिजाइन करना पड़ेगा एंड प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। स्टोरेज रिजर्वायर्स आर कंस्ट्रक्टेड टू सर्व द फॉलोइंग पर्पस। अब जो भी आप स्टोरेज रिजर्व बनाते हो उसकी पर्पस क्या देख लेते हैं। सबसे पहला पर्पस है स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वाटर। आपको पानी को स्टोर करना है, सप्लाई करना। सप्लाई, वाटर सप्लाई टू टाउन्स, हाइड्रो पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई टू इंडस्ट्रीज, कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस, एंड लास्ट है रिक्रिएशन पर्पस। तो रिजर्वायर बनाने के पीछे बहुत सारे पर्पस होते हैं। पहला पर्पस ये है कि सिटी को पानी देना है, इंडस्ट्री को पानी देना है। रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन पर्पस के लिए भी हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं ताकि लोग आए, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़े। तो दीज आर द पर्पस ऑफ रिजर्वायर स्टोरेज। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि साइट को अफेक्ट करते हैं। मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर अ रिजर्वायर ऑफ डैम। ठीक है। तो सबसे पहला है सफिशिएंट कैचमेंट एरिया। मतलब आपके रिजर्वायर की जो कैचमेंट एरिया है इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो पूरे सिटी को पानी सप्लाई कर सके। मतलब उसमें पानी स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। द कैचमेंट एरिया शुड बी सफिशिएंटली लार्ज एंड शुड फॉल अंडर हाई और मीडियम रेनफॉल जोन। मतलब जहां पर हाई रेनफॉल होती है वहां का वो पानी को स्टोर कर सके और जरूरत पड़ने पे आपको पानी सप्लाई कर सके। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब आपका जो रिजर्वायर है इट मस्ट हैव सफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी। पानी को वो स्टोर करके रखना चाहिए। उसकी जमीन ऐसी होनी चाहिए इम्परवियस ताकि जमीन के अंदर पानी नहीं जाने को ना। ठीक है। क्या लिखा है? द टोपोग्राफी ऑफ द साइट शुड बी सच दैट इट हैज एडिक्वेट कैपेसिटी विदाउट एक्सेसिव submergence on the upstream of the dam. The valley should spread out in a fan shape. मतलब ज्यादा एरिया सबमर्ज नहीं होना चाहिए। अलोंग द फैन शेप एरिया सबमर्ज तो चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मिनिमम लेंथ ऑफ द डैम। द रिजर्वायर बेसिन शुड हैव नैरो ओपनिंग इन द वैली सो दैट द लेंथ ऑफ द डैम इज मिनिमम। आपका जो डैम का लेंथ है वो मिनिमम होना चाहिए जिससे कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? फाउंडेशन। आपके डैम का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑन हार्ड रॉक और इम्परविएबल स्ट्रेटा ताकि पानी अंदर नहीं जाने को ना। सच फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल एट अ रीजनेबल डेप्थ। मतलब जो फाउंडेशन है वो एक रीजनेबल डेप्थ पे अवेलेबल होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है? पढ़ो बेटा। कमांड फिफ्थ पॉइंट है वाटर टाइटनेस। ठीक है।
क्या लिखा है, द टैंक बेसिन एंड द फाउंडेशन शुड बी वाटर टाइट। जैसे मैंने डिस्कस किया ना कि आपका जो फाउंडेशन है इट मस्ट बी हार्ड रॉक, और जो स्ट्रेटा है वो इम्परवियस होना चाहिए, जिसकी वजह से वाटर टाइटनेस बनी रहने को ना, मतलब पानी इजीली ग्राउंड के नीचे परकुलेट नहीं होने को ना। ठीक है। नेक्स्ट है कमांड, द एरिया ऑफ इरिगेशन शुड बी सफिशिएंट एंड नियर द साइट टू अवॉइड अननेसेसरी लॉसेस थ्रू कैनल्स। अब जो आपकी साइट है जहाँ पे आपको पानी भेजना है वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस में होना चाहिए, ताकि इससे लॉसेस को हम लोग कम कर सकें। सातवां पॉइंट क्या है, साइट फॉर द स्पिलवे। अभी स्पिलवे क्या है, स्पिलवे वो होता है जहां से एक्सेस पानी को डिस्चार्ज किया जाता है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा का पानी है उसको भेजने का जरिया क्या है, वो स्पिलवे है। ठीक है। जैसे हम लोग डैम्स में गेट प्रोवाइड करते हैं ना, गेट पानी को निकालने के लिए, तो वैसे ही स्पिलवे होता है। क्या लिखा है, अ सुटेबल साइट फॉर स्पिलवे शुड बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल सैडल। मतलब एक्स्ट्रा के पानी को भेजने के लिए एक पर्टिकुलर स्पिलवे की साइट अवेलेबल होनी चाहिए। आठवां, सबमर्जेंस। आपका जो डैम है ये कम से कम एरिया को सबमर्ज करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड द लैंड सबमर्ज बाय द प्रपोज्ड डैम शुड बी लो इन कंपैरिजन टू द बेनिफिट एक्सपेक्टेड। इसका ये मतलब है कि आपका जो डैम है ना वो कम एरिया को सबमर्ज करे, ताकि बेनिफिट ज्यादा हो, नुकसान कम हो। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट क्या है, मटेरियल एंड मैन पावर। आपको मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मैन पावर मतलब लेबर एंड इंजीनियर्स आपके आसपास में अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए। उसमें साइट पे जो भी जरूरत पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, वो आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या लिखा है, देयर शुड बी गुड कम्युनिकेशन ऑफ रोड टू द साइट, देयर शुड बी सुटेबल स्पेस फॉर लोकेटिंग स्टाफ क्वार्टर, पोर्टेबल वाटर शुड बी अवेलेबल नियर द साइट। मतलब पीने के पानी के लिए प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है कि स्टेट द फैक्टर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द रिजर्वायर ऑफ अ डैम। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि डैम का जो रिजर्वायर है उसको उसके सर्वे में कौन से स्टेजेस होते हैं। आप जब भी कोई साइट पे काम करते हो तो आप पहले सर्वे करते हो उसका, तो कौन से स्टेप्स है सर्वे के वो आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है ना, सर्वे फॉर द रिजर्व प्लानिंग, यहाँ लिखा है ना, व्हाट आर द सर्विस इन रिजर्वायर प्लानिंग। रिजर्वायर प्लानिंग में कौन से सर्वे किए जाते हैं वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो सर्वे होता है उसको बोलते हैं रिकनाइंसिस सर्वे। क्या बोलते हैं उसको, रिकनाइंसिस सर्वे। ये सबसे बेसिक सर्वे होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक ऑब्जर्वेशन करते हैं साइट का। इंजीनियर्स क्या करते हैं, पूरे एरिया का सर्वे करते हैं, वहां घूमते हैं, प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं चीजों को कि कैसे कैसे अल्टरनेटिव से हम लोग को पानी को स्टोर करवाना है। व्हेन इट इज डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन एनी रीजन, देयर मे बी वेरियस लोकेलिटीज वेयर स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर द इरिगेशन प्रोजेक्ट कैन बी डन। अब जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको इरिगेशन का प्रोजेक्ट करना है, एक डैम बनाना है या कोई रिजर्वायर बनाना है, तो उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे पानी स्टोर किया जा सकता है। बाय रिकग्नाइजिंग सर्वे, engineers can actually find the number of project sites where storage of water can be done। इसमें हम ये पता करते हैं कि अलग अलग अल्टरनेटिव क्या है पानी को स्टोर करने के लिए। इन दिस सर्वे, इंस्पेक्शन ऑफ द रीजन इज डन एंड द डेटा कलेक्टेड फिजिकली विदाउट यूजिंग प्रिसाइज सर्वे इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग कोई भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, डेटा कलेक्ट करते हैं बस। दिस डेटा प्रोवाइड्स नंबर ऑफ साइट्स वेयर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज फिजिबल। इस डेटा की मदद से हम लोग ये पता करते हैं कि एक्चुअल में पानी स्टोर कहाँ किया जा सकता है, या अगर दो तीन अल्टरनेटिव है तो उसमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया जा सकता है, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है लेकिन सर्वे? यस सर। ठीक है। अब सेकंड सर्वे होता है प्रिलिमिनरी सर्वे। द सेकंड सर्वे इज प्रिलिमिनरी सर्वे। टू स्टडी द प्रोजेक्ट साइट्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स, प्रिलिमिनरी सर्वे इज नेसेसरी।
अब यहाँ से आप एक्चुअल सर्वे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे प्लेन टेबल सर्वे हो गया, या फिर थियोडोलाइट हो गया, या फिर टोटल स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे आजकल, क्या बोलते हैं, एरिया को सर्वे करने के लिए। तो इसमें आता है पहला इंजीनियरिंग सर्वे। इन दिस टाइप वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वे, फॉर एग्जांपल प्लेन टेबल सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे, एरियल सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे एटसेट्रा आर कैरिड आउट। अब अगर एरिया बहुत बड़ा है तो इसमें हम लोग एरियल सर्वे, मतलब ड्रोन्स की मदद से भी सर्वे आजकल किया जाता है। ये बहुत ही एडवांस है, ठीक है। या तो ड्रोन्स की मदद से करो, या फिर फोटोग्राफिक सर्वे करो, ठीक है। द एम ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्वे इज टू प्रिपेयर अ कंटूर मैप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सर्वे का एम क्या है, आपको कंटूर मैप बनाना है, ठीक है। कंटूर मैप क्यों बनाएंगे हम लोग? कंटूर मैप से आपको ये पता पड़ेगा कि आपके रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। टू नो द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर वी मस्ट ड्रॉ कंटूर मैप। अब जो कंटूर मैप का इंटरवल है, द कंटूर इंटरवल मे बी टेकन एज 1 to 3 मीटर फॉर द एरिया विच इज फेयरली प्लेन, एंड इट मे बी टेकन 5 to 10 मीटर फॉर द हिली एरियाज। अब प्लेन एरियाज के लिए हम कंटूर इंटरवल कम लेते हैं, हिली के लिए ज्यादा लेते हैं, ठीक है। द कंटूर मैप विल फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब कंटूर मैप की मदद से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो? पहला है वाटर स्प्रेड एरिया। पहला क्या है? वाटर स्प्रेड एरिया, मतलब आपका जो जमीन है जहां पे आप इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, उसमें पानी कितने एरिया तक के फैला हुआ है, आप वो पता कर सकते हो। दूसरा, आप उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो। तीसरा, सूटेबल साइट कौन सी है डैम की, वो पता कर सकते हो। चौथा, साइट फॉर द वेस्ट वियर एंड आउटलेट, मतलब स्पिलवे। स्पिलवे याद है, मैंने अभी डिस्कस किया था, जो भी एक्सेस पानी है वो डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग स्पिलवे बनाएंगे, तो उसको हम लोग वेस्ट वियर या फिर आउटलेट्स बोल सकते हैं। और आखिरी है अरेंजमेंट ऑफ द लाइंस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो सर्वे एक मेजर रोल प्ले करता है कंटूर मैप बनाने के लिए, और कंटूर मैप के ये सब एप्लीकेशन है। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। वी कम टू हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। अब इसमें हम लोग पानी का सर्वे करते हैं। हाइड्रो मतलब द सर्वे ऑफ वाटर। Whenever any storage reservoir is constructed, it is very essential to ascertain whether required amount of water will be available at the site for storage or not. अब आप कोई साइट बना रहे हो तो आपको पहले ये असेस करना पड़ेगा कि वहां पर उस पर्टिकुलर कैचमेंट में इतना पानी स्टोर किया जा सकता है क्या, ठीक है। Therefore, hydrological survey of the catchment area is done to collect the data for determining availability of the water for the reservoir. मतलब इस पे हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इसमें हम लोग रेनफॉल की स्टडी करेंगे कि रेनफॉल का मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आता होगा, तो उस डिस्चार्ज का पानी यहाँ पर कितना स्टोर कर सकते हैं हम लोग। इट मे बी डिवाइडेड एज, इसमें हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग रन ऑफ की स्टडी करेंगे। अब रन ऑफ क्या होता है? जो बरसात का पानी रोड के थ्रू ट्रैवल करते करते जब वो नदियों में आके मिलता है ना, या कोई भी रिजर्वर में आके मिलता है, तो उसको बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग रन ऑफ की स्टडी करेंगे टू डिटरमाइन द अवेलेबल स्टोरेज। फिर हम लोग फ्लड की स्टडी करेंगे, मतलब फ्लड कितना आ सकता है मैक्सिमम एक पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए, उसकी स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग उसके लिए स्पिलवे की कैपेसिटी और उसका डिजाइन कर सके, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में हम लोग रेनफॉल की स्टडी करते हैं। रेनफॉल से आने वाला पानी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लड, क्या बोलते हैं इसको? फ्लड। या फिर रन ऑफ कितना आ रहा है वो पर्टिकुलर कैचमेंट में, उसकी स्टडी करते हैं। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? यस। हाँ। थर्ड है जियोलॉजिकल सर्वे। अब जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है ज्योग्राफी स्टडी करना, या फिर जो इसका एरिया है जहाँ पे आपका फाउंडेशन बनने वाला है डैम का या फिर रिजर्वायर का, उसकी स्टडी करना। तो जियोलॉजिकल स्टडी दो पार्ट्स में होती है। एक होती है सरफेस, एक होती है सब सरफेस। सरफेस मतलब जो ऊपर की जमीन है, सॉइल कौन सी है। सब सरफेस मतलब अंदर में रॉक्स कौन से अवेलेबल है, या कितने मीटर तक के आपके हार्ड रॉक अवेलेबल है, उन सब की स्टडी होती है। तो सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं कि उसकी वाटर टाइटनेस कितनी है, स्टेबिलिटी क्या है, रॉक्स कौन से अवेलेबल है,
उसमें हम लोग चेक करते हैं कि उसमें कोई अर्थक्वेक जोन तो नहीं है। अगर अर्थक्वेक जोन आ गया, या फिर कोई फिशर्ड रॉक्स आ गए, या फिर ऐसा पता चला कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस है, तो हम लोग वहां पर फाउंडेशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। टाइप एंड डेप्थ ऑफ द ओवरबर्डन, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, लोकेशन ऑफ द क्वेरी साइट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इन सब के लिए हम लोग सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है। एक सेकंड। तो ये हो गया आपका सर्वे फॉर द रिजर्वायर प्लानिंग। बोलो, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। अब आप लिखो अपने नोट्स में। हम्म, लिखो इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स। इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स। अभी रिजर्वायर में कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिसपे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, अभी हम लोग वो स्टडी करेंगे। ठीक है। करें स्टार्ट। हाँ सर। देखो, सबसे पहले एक डैम बना लो। यहाँ पे एक डैम ड्रॉ करो। दिस इज अ डैम। ठीक है। अलग अलग लेवल्स मार्क करो यहाँ पर। सबसे पहला लेवल है डीएसएल, या इसको बोलते हैं एलएसएल। मैं इसका आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, हाल फिल आप लिख लो। एलएसएल, डीएसएल। फिर नेक्स्ट होता है एफआरएल, फुल रिजर्वायर लेवल। ठीक है। एल का मतलब होता है लेवल। यहाँ पे हम लोग डेड स्टोरेज रखेंगे। ये होता है डेड स्टोरेज। ये होता है लाइव स्टोरेज। ठीक है। इसके ऊपर आता है फ्लड लिफ्ट। फ्लड लिफ्ट। तो ये होता है एचएफएल, हाईएस्ट फ्लड लेवल। और सबसे ऊपर होता है टीडीएल, या इसको बोलते हैं टीबीएल। इसमें आपको फ्री बोर्ड ऐड करना पड़ता है। फ्री बोर्ड। ठीक है। आप पहले ड्रॉ कर लो, मैं आपको इसका हर एक का मतलब बताता हूँ। हाँ सर। चलो, अब ध्यान देना इसमें। इसमें मैं हर एक लेवल का नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला है डेड स्टोरेज लेवल। डेड स्टोरेज का लेवल। सबसे पहले डेड स्टोरेज का लेवल का मतलब क्या होता है, देखो। डैम के जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, डैम का जो बॉटम वाला हिस्सा है, क्या होता है ना, बहता हुआ पानी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आता है। क्या लेके आता है? सेडिमेंट्स। मतलब रेती के पार्टिकल्स लेके आता है, सैंड पार्टिकल्स लेके आता है। तो वो जो पार्टिकल्स है वो अपने काम के नहीं है। तो वो क्या होंगे, डैम के बॉटम वाले हिस्से में जमा हो जाएंगे। तो जिसको हम नाम देते हैं डेड स्टोरेज, मतलब ये स्टोरेज अपने को काम का नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो भी सेडिमेंट पार्ट है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सो डेड स्टोरेज लेवल, इट इज द लोवेस्ट storage level. It is the lowest storage level which is which is used for storage of sediments. यहाँ पे हम लोग सेडिमेंट्स को स्टोर करते हैं, या सेडिमेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा लेवल क्या है? एफआरएल। एफआरएल को बोलते हैं फुल रिजर्वायर लेवल। क्या नाम है इसका? फुल फुल रिजर्वायर लेवल। रिजर्वायर। हाँ। इसका एक पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, एफआरएल मतलब फुल रिजर्वायर लेवल, या फिर बोलते हैं इसको फुल टैंक लेवल। पानी जो भी आपको काम में आता है, इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर सप्लाई पर्पस के लिए, तो सफिशिएंट पानी हम लोग एफआरएल तक के स्टोर करते हैं। मतलब ये एक लेवल है जहां पर आप लोग को पानी को स्टोर करना पड़ता है। सो वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वायर अप टू दिस लेवल, नोन एज एफआरएल। नोन एज एफआरएल।
यूजुअली द क्रेस्ट ऑफ द स्पिलवे इज केप्ट एट दिस लेवल, ठीक है। तो एफआरएल का फुल फॉर्म क्या है? फुल टैंक लेवल। इसको हम बोलेंगे फुल टैंक लेवल। तीसरा पॉइंट क्या है? एचएफएल, इसको बोलते हैं हाई फ्लड लेवल। क्या बोलेंगे इसको? हाई फ्लड लेवल। अब इसको एक बार देख लो क्या लिखा है इसमें। जब फ्लड आता है ना, जब फ्लड आता है मतलब ज्यादा बरसात होती है ना, तब पानी का लेवल बढ़ जाता है। So during the flood, water in the reservoir is allowed to rise to a maximum water level called as high HFL, मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल। मतलब जब भी बरसात का पानी आएगा, ज्यादा फ्लड आएगा, तब पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया? फ्लड लिफ्ट नाम दिया, ठीक है। तो एफआरएल में जब मैं फ्लड लिफ्ट ऐड करता हूँ वो क्या मिलता है? एचएफएल मिलता है। तो एचएफएल का फॉर्मूला क्या है? एफआरएल प्लस फ्लड लिफ्ट। समझा मोहित? हाँ सर। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या देखो, लास्ट है टीडीएल, मतलब टॉप डैम लेवल। दिस इज टॉप डैम लेवल, या फिर इसको बोलते हैं टॉप बंड लेवल। टॉप बंड लेवल, ये आपके डैम का सबसे टॉप का लेवल है, जिसमें हम लोग फ्री बोर्ड पकड़ते हैं। आपको दिख रहा होगा फ्री बोर्ड, दिख रहा है फ्री बोर्ड? तो टॉप डैम लेवल क्या होता है? हाईएस्ट फ्लड लेवल प्लस फ्री बोर्ड, तो एचएफएल प्लस फ्री बोर्ड। ये आप कॉपी कर लो। तो ये कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स है। जैसे डेड स्टोरेज लेवल मैंने डिस्कस किया, तो डेड स्टोरेज इज द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर बिलो द लोवेस्ट वाटर सप्लाई लेवल। मतलब इसमें लोवेस्ट लेवल से भी नीचे जो हम लोग सेडिमेंट्स को स्टोर करते हैं, क्या लिखा है? दिस स्टोरेज कैन नॉट बी यूज्ड एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज डेड स्टोरेज। इस स्टोरेज का कोई यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखना कि ग्रॉस स्टोरेज एक टर्म होता है। वी हैव अ टर्म ग्रॉस स्टोरेज। ग्रॉस स्टोरेज में क्या कहेगा? इसमें आपका डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज दोनों, डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज, इसको बोलते हैं ग्रॉस स्टोरेज, ठीक है। दिस इज डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज, इसमें दोनों आते हैं। और याद रखना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेड स्टोरेज जो होता है ना, जो डेड स्टोरेज होता है वो होता है 10%। इट इज 10% ऑफ ग्रॉस स्टोरेज। ये ग्रॉस स्टोरेज का 10% होता है, ठीक है। ग्रॉस स्टोरेज इज डेड स्टोरेज प्लस लाइव स्टोरेज। लाइव स्टोरेज ये वो पानी होता है जो हम लोग एक्चुअल क्रॉप के लिए या फिर सिटी के सप्लाई के लिए स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं लाइव स्टोरेज। और डेड स्टोरेज क्या होता है? ये होता है 10% ऑफ द ग्रॉस स्टोरेज। क्लियर? फिर एक टर्म क्या है? फ्लड लिफ्ट, दिख रहा है? यस सर। फ्लड लिफ्ट क्या था? ये वर्टिकल डिस्टेंस था किसके बीच का? एफआरएल और एचएफएल के बीच का। एच हाँ, फुल रिजर्वायर लेवल और एचएफएल के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिससे पानी का लेवल बढ़ता है फ्लड के समय पे, उसको बोलते हैं फ्लड लिफ्ट। फ्री बोर्ड आपको पता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच का? हाईएस्ट फ्लड लेवल और टॉप डैम लेवल का,
ठीक है। इट इज अ क्लियर मार्जिन kept as a measure of safety so that water waves formed due to the wind on the surface of the reservoir will not overtop the dome. ये जो फ्री बोर्ड होता है ना, ये आपके डैम को प्रोटेक्ट करता है। जब क्या होता है ना, कभी कभी हवा से आपके जो पानी की वेव्स बनती है, तो उससे आपका डैम पलटता नहीं है। ठीक है। तो इसमें इतने टेक्निकल टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि, वाला क्वेश्चन लिख लो बेटा एक बार। क्वेश्चन ऐसा आता है आपको एग्जाम में, थ्री वाला, कि एनलिस्ट एनलिस्ट या फिर बोलेगा एक्सप्लेन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑफ रिजर्वायर प्लानिंग। रिजर्वायर प्लानिंग में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसमें जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किए ना, टॉप डैम लेवल, FRL, HFL, DSL, लाइव स्टोरेज, डेड स्टोरेज, इन सबको हम लोग बोलेंगे लेवल्स। ठीक है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक के? यस। हम्म। अब इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसका न्यूमेरिकल पार्ट कल से स्टार्ट करते हैं। आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।